प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात होने थे, नहीं हुए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि मुकर्ररा तारीख पर इंतखाबात कराए जाएं। कल 5 बजे के करीब ये ऑर्डर आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस पर मीटिंग्स तो होती रहीं लेकिन इंतखाबात नहीं हुए। आज बहुत सारे जो वोटर्स थे वो मुतल्लिका पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे लेकिन दरवाजे बंद थे और वहां पर पोलिंग स्टाफ मौजूद नहीं था। पोलिंग का अमला और पोलिंग का सामान नहीं पहुंचाया जा सका। इंतखाबात आज नहीं हो सके और उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपीलें आ गई हैं। अब ये इंट्रा कोर्ट अपीलें अभी सभी समाअत के लिए फिक्स नहीं हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी अली नवाज अवान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई है और जमात इस्लामी की तरफ से भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जा रही है। अब दो केसेस ऐसा लगता है कि सुने जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तौहीन अदालत का अदालत के हुक्म की उदूली की गई है और दूसरा जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील जो आज दायर की गई वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसको सुना जाएगा। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि ये इंतखाबात क्या मुमकिन नहीं थे, क्या वाकई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वो इम्प्रैक्टिकल था, उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था। और जो नई ग्राउंड्स ली गई हैं इंट्रा कोर्ट अपील में, उन ग्राउंड्स को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि शायद 2 से 3 दिन ही चाहिए थे अपना काम मुकम्मल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को, कि अमले को पहुंचाना था। अमला छुट्टियों पर है, उसको 24 घंटे लगते हैं पहुंचने में, फिर कुछ पोलिंग का सामान था उसको पहुंचाना था। तो शाम 5 बजे जब ये फैसला आया तो दफातर बंद हो गए थे, मुमकिन नहीं था। इसका मतलब है अगर 3-4 वर्किंग डेज मिल जाएं तो ये इलेक्शन हो सकते हैं, यही ग्राउंड है। लेकिन अगर इस सारे सूरत हाल को आप मिलाकर देखें राना सनाउल्लाह साहब के बयान से, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन तो 6 महीने नहीं हो सकते। अब राना सनाउल्लाह साहब जब कहते हैं कि इलेक्शन 5 से 6 महीने नहीं हो सकते, तो राना सनाउल्लाह साहब का ये वाला जो आर्गूमेंट है ये हमें ना इंट्रा कोर्ट अपील में नजर आता है, ना इससे पहले जो 2-3 दिन तक समाअत होती रही अदालत के अंदर, ना उसमें हमें दिखाई देता है। तो ये जो राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है ये अदालती फैसले में कैसे ट्रांसलेट होगा अगर सूरत हाल ये है। तो बहुत सारे इसके कानूनी पहलू हैं, बहुत सारे सियासी पहलू हैं, इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बिलावल साहब ने भी अभी कुछ देर पहले खिताब करते हुए इमरान दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया है, उस पर भी बात करेंगे। प्लस ये टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें अभी तक जारी हैं, आज के अखबारात में भी इस पर लिखा गया है, इस पर हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब के को खुद भी लगता है कि उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा, तो ये माइनस इमरान खान की जो बाज़गश्त है ये क्यों सुनाई दे रही है, इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। और हमें कुछ ही देर में मेहमान भी ज्वाइन करेंगे जिनके सामने हम बहुत सारे सवाल रखेंगे। इरशाद आरिफ साहब, ये इलेक्शंस नहीं हुए, आपको लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकल था जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की तरफ से आया था? देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान किया 31 दिसंबर का, तो ज़ाहिर है प्रैक्टिकल जो उसके सारे पहलू थे उसको देखकर एक प्रैक्टिकल समझ के ये फ़ैसला किया कि 31 को इलेक्शन कराए जाएंगे। उस वक्त तक ये प्रैक्टिकल था। जब उसने मुलतवी किए तो जो जवाज़ पेश किया उसको अदालत ने रद्द कर दिया। जब एक केस अदालत में चला जाता है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जो तैयारियां हैं वो मौकूफ़ कर दी जाएं और मामलात को जो है जूं कतू रहने की बजाय उसको ख़त्म कर दिया जाए, ये समझा जाए कि अब इलेक्शन होंगे ही नहीं। आपने एक फ़ैसला किया, दूसरी पार्टी जब चली गई कोर्ट में तो कोर्ट से कोई भी फ़ैसला आ सकता था, आपके फ़ैसले के ख़िलाफ़ आ सकता था। इसलिए आपको अमला भी तैयार रखना था, सामान भी मुतल्लिक़ा जगहों पर रखवाना था और सारे इंतज़ामात मुकम्मल करने थे ताकि अगर फ़ैसला आ जाए हमारे फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो उस फ़ैसले पर अमल दरामद किया जा सके। इससे ये लगता है कि ना वफाकी हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शन 31 को हो सके, ना इलेक्शन कमीशन ऐसा चाहता था। और वहाँ भी जब अदालत के सामने आपके इल्म में है कि ये बहस हो रही थी तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर डाल रही थी और इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत पर डाल रहा था, जिस पर फाजल जज को कहना पड़ा कि आप इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से कि तो आपको ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है, हुकूमत तो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रही, तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने किया है। तो इसलिए ये जो इल्तवा हुआ इलेक्शन का और उसके बाद अदालती फ़ैसला आया, अगर वक्त पर इलेक्शन नहीं हो सके तो इसमें बदनीयती शामिल है। किस किस की है ये अब कोर्ट फैसला करेगी, जिसके पास केस दोबारा जा चुका है,
कि क्या वाक़यातन इरादा ही नहीं था, इसलिए जो अदालती फ़ैसला था उसको गैर मौसर किया गया। जो राना साहब फरमा रहे हैं, अगर इस दलील को मान लिया जाए तो फिर तो आप जनरल इलेक्शन भी कभी ना करवाएं। आप जब जनरल इलेक्शन की तारीख़ आ जाए तो आप एक नई कानून साजी कर दें और उसके बाद डेट आगे कर दें, या आप कह दें कि जनाब दहशतगर्दी का ख़तरा है इसलिए नहीं हो सकता। देखें, अगर आपकी नीयत दुरुस्त हो, आपने इलेक्शन कराने हो, तो ईरान में इनकलाब के बाद जब जंग भी हो रही थी, बस मैं ख़त्म कर लूँ, जंग भी हो रही थी, खाना जंगी भी हो रही थी, उस वक्त भी वहाँ इलेक्शन हो रहे होते थे। तो चूँकि इरादा था, नीयत थी, तो वहाँ ये सब कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ चूँकि इरादा और आज़म दोनों नहीं है, तो इसलिए नहीं हो रहा। जी सर, अली नवाज अवान साहब हमारे साथ जो दरख्वास्त गुजार हैं और आज भी अदालत में आए, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करके गए। अली नवाज अवान साहब, मुझे एक तो ये बताइए कि ये जो हमें आर्गूमेंट मिल रहा है राना सनाउल्लाह साहब का कि 6 महीने तक इलेक्शन नहीं हो सकते सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर, लेकिन ये इंट्रा कोर्ट अपीलें मेरे सामने पड़ी हैं इलेक्शन कमीशन की भी और वफाकी हुकूमत की भी। इसमें ना ये ग्राउंड मौजूद है, ना कल जो आर्गूमेंट हुए थे उसमें ग्राउंड थी ये वाली, ना परसों थे उसमें थी। वहां तो डीलिमिटेशंस की बातें होती रहीं, अदालती अमले के पहुंचने के लिए 2-3 दिन 4 दिन मांगे जाते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें 7 दिन दे दें तैयारियों के लिए। ये 6 महीने वाली बात तो अदालत में कहीं डिस्कस ही नहीं हुई, तो इसको आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए जी, राना सनाउल्लाह नॉन सीरियस किस्म के करैक्टर है इस गवर्नमेंट के, और वो माउथ पीस बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन खुद तो कुछ बात नहीं कर रहा, उन्होंने उसकी पीछे राना सनाउल्लाह के पीछे इलेक्शन कमीशन है। बात सिंपल सी है कि आपने एक लेजिस्लेशन अभी तक आपकी कंप्लीट ही नहीं हुई। देखिए, मजलिस शूरा जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर सेनेट उसका हिस्सा होता है, उसके नेशनल असेंबली होती है और सदर ममलिकत होते हैं। ये तीनों मिलते हैं तो पार्लियामेंट बनती है। सदर ममलिकत ने अभी तक साइन नहीं किए हैं, और जिस हेस्ट में किए हैं और जिस चीज को बेस बना के किए वो दोनों गलत है। नीयत पे भी आपकी शक है, और जो हेस्ट है कि आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की आबादी जो सेंसस 2017 का हुआ था जिसमें 20,05,000 थी, 50,000 थी, वो अब बढ़ के 20,50,00,000 हो गई है। और ये कौन बता रहा है इनको? ये MCI का एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा है। ये सिर्फ बहाने, ये लोग जमहूर से डरते हैं, जमहूरियत का राग अलापते हुए ये जमहूर में जाना नहीं चाहते। जमहूर जो बैठी हुई है इस वक्त वो तो बहुत तंग है। 8.5 महीने उन्होंने जो गुलामी की कीमत अदा की है इन 8.5 महीने में, वो तो कानों को हाथ लगा रहे हैं। उनकी जिंदगी तो भर हो गई। जो बंदा 3 वक्त का खाना खाता था वो 2 वक्त का खा रहा है, जो 2 वक्त का खाता था वो 1 वक्त का खा रहा है, और डायरेक्शन कोई नहीं, उम्मीद कोई नहीं, और ये लोग जाना नहीं चाहते। अब आगे होगा क्या, असल ये चीज है। देखिए, उन्होंने एक प्ली ये ली थी राना सनाउल्लाह साहब ने कि फेडरल गवर्नमेंट असिस्ट नहीं कर सकती, सिक्योरिटी रीजंस है, और इतनी जल्दी 1000 पोलिंग स्टेशन पे सिक्योरिटी नहीं दे सकती। आप मुझे ये बताइएगा, जो सिर्फ गवर्नमेंट ही 27 किलोमीटर की है और कल कुछ दहशतगर्द आ जाते हैं इस्लामाबाद में, तो राना सनाउल्लाह साहब इस्लामाबाद की आवाम को ये कहेंगे कि दहशतगर्द मुझे बताए बगैर आ गए, और इनको तो 24 घंटे का नोटिस देना चाहिए था मुझे। इदारे हर वक्त तैयार रहते हैं। इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल सिर्फ एक है, और से ज्यादा रोल ही नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन कराने, और ये इलेक्शन कमीशन बना ही इस काम के लिए। आप इनको तो हम ये नहीं कह रहे ना आपने कोरोना के अंदर काम करना है, आपने जाके जंग लड़नी है बॉर्डर के ऊपर, आपने पार्लियामेंट चलानी है, आपने कोई और काम करना है, आपने सिर्फ इलेक्शन कराना है। और आप अगर 27 किलोमीटर के एरिया के अंदर भी इलेक्शन नहीं करा सकते, तो अभी जो बात कर रहे थे इरशाद साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। आप तो फिर अपने आप को खुद नाअहल साबित कर रहे हैं, नालायक साबित कर रहे हैं, नखट्टू साबित कर रहे हैं। अमान साहब कता कलाम माफ, आपका बिल्कुल मौक़िफ़ कहते हैं ठीक है कि इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन ज़रूरी हैं, लेकिन पंजाब में आपकी हुकूमत है और पंजाब में ना इलेक्शन माजी में 3.5 साल आपकी हुकूमत रही, ना आपने पंजाब में पहले कराए, 4 माह से अब फिर आपकी पंजाब की हुकूमत है, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से कोई शेड्यूल नहीं आया। कभी कानून साजी हो रही होती है, फिर तब्दील हो रहा होता है। जो बहाने वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन बना रहा है, पंजाब में आप भी कर रहे हैं, तो ये कोई दोहरा मेयार नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है सर। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। हमारे हाथ में पहली दफा आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट आई है, और 31 साल में पहली दफा तहरीक इंसाफ ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करा दी। आप उस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का जो लेजिस्लेशन है, आप जरा उसको पढ़ लें।
और जो एमसीआई का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 है उसको पढ़ लें, आपको वाज़ह ही डिफरेंस नजर आएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली फाइनेंशियली एम्पावर्ड निजाम लेके आए हैं हम कश्मीर में। आपको तो याद हो केपी के अंदर हमारे तो बहुत बुरा हशर था। अगर आप चले जाएं, जब फेज 1 हुआ था केपी के अंदर लोकल गवर्नमेंट का, हमारे पास तो बहुत तरीका था उसको रोकने का जो आज फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। हमने, आपको याद हो, फेज 1 कराया, हम हारे, पर हमने इलेक्शन होने दिया वहां, हमने कोई लेजिस्लेशन नहीं की, किसी अदालत के अंदर नहीं गए। उसके बाद फेज 2 हुआ। पंजाब के अंदर जो मसला आ रहा है कि हमने 3.5 साल बड़ी कोशिश की। आपको याद है अदालतों ने, क्योंकि ऑलरेडी 2016 के अंदर पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए थे और उनका 5 साल का टेन्योर था। आपने हमने कोशिश की वो टेन्योर खत्म किया जाए, उसको कम किया जाए, अदालतों ने नहीं होने दिया और उन्होंने उसके ऊपर उनको बहाल कर दिया। हम आए, जब हमारे पास 4 महीने रह गए थे, हमने उसके अंदर लेजिस्लेशन की, हम विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल का एक निजाम लेके आए और बड़ा डिवॉल्व निजाम लेके आए। और हुआ ये कि रजीम चेंज हो गई, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने दोबारा पुराना वाला निजाम भी बहाल कर दिया। हमारी गवर्नमेंट जब दोबारा हमने दोबारा उसके अंदर चेंज, दोबारा डिवॉल्व सिस्टम लेके आए और अभी हम उसमें इलेक्शन करा देंगे। हम तो समझते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल वर्कर हूँ सर। मैं पहले नाजिम था इस्लामाबाद में I8 का, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था मेयर के खिलाफ। ये तो नर्सरी है। और जो आपका एसेंस है लोकल गवर्नमेंट से जमहूरियत की, कि हमने वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से ये निजाम लिया हुआ है, उसकी जो बेसिक है और जो उसकी पावर है वो उसकी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के लोगों की दहलीज में उनके मसले हल होते हैं। हम तो चाहते ही हैं, देखिए हमारे पास तो इस तरह का कोई मसला नहीं ना कि उसके बेटे को, उसकी पूरी फैमिली को, अगर वो नहीं तो कोई बन ही नहीं सकता नाज़िम। हमारे पास तो सारे लोग हैं, हमारे पास तो सारे, कोई खान साहब का रिश्तेदार नहीं है हमारी पार्टी में, कोई बड़ी लीडरशिप का रिश्तेदार नहीं है जिसके हवाले हमने ये सिस्टम करके जाना है। हम तो एक निजाम को मजबूत करना चाह रहे हैं। साहब, आज आपने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, लेकिन आप क्या नहीं समझते कि ये आर्गूमेंट वैलिड है उनका कि 5 बजे कल फैसला आया, दफातर बंद हो चुके थे और सिर्फ एक रात के अंदर अंदर पोलिंग स्टेशंस पर अमले को पहुंचाना या वो अपनी छुट्टियों पर गए हुए थे उनको लेकर आना, फिर ये जो 14,000 रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक सामान पहुंचाना, और फिर ये कहा गया आज अपील में कि बैलेट पेपर जो है वो छपाई के बाद प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन में पड़े हैं। आपके वकील खुद अदालत में खड़े होकर कह रहे थे कि 2 दिन अगर दे दिए जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। आप समझते हैं कि वाकई इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं था कि एक रात के अंदर अंदर ये सारा इंतजाम करती? सर, आप कवर करते हैं, शाह साहब की बड़े हिस्ट्री पे ग्रिप है। ये इलेक्शन प्रोसेस आखिरी 2-3 दिन का नहीं होता। इलेक्शन शेड्यूल होता है 6 महीने का मिनिमम। उसमें ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि आपकी कितनी यूनियन काउंसिल या कितने हल्के होने चाहिए। उसके बाद वो डिलिमिटेशन प्रोसेस होता है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस आती हैं, ऑब्जेक्शंस के बाद फैसले होते हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन होता है कि ये हल्का बन गया, ये यूनियन काउंसिल बन गई। उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स कॉल किए जाते हैं, उसके बाद उन पे इतराजात होते हैं, उनके बाद सिंबल एलोकेशंस होती हैं, उसके बाद कंपेन टाइम होता है। उससे पहले ये सारा निजाम हो गया होता है। जैसे ही सिंबल एलोकेशन हो जाती है, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऑर्डर चला जाता है, वो प्रिंट कर देता है। आपको मैं एक नोटिफिकेशन अभी भेज देता हूँ। जो सबसे ज्यादा अमला इस्तेमाल होता है इलेक्शन कमीशन की आइज और एयर्स तो हुकूमत के डिपार्टमेंट्स होते हैं। इस्लामाबाद के अंदर फेडरल डायरेक्टरेट एजुकेशन है जिसके अंदर कोई 6,000 टीचर्स मौजूद हैं। उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आरओज होते हैं। उनके आपको मैं नोटिफिकेशन भेज देता हूँ जिसमें उन्होंने ये लिख के भेज दिया था कि इन विंटर वेकेशंस में बगैर किसी प्रॉपर वजह के आपने शहर छोड़ के नहीं जाना। तो मुझे एक बात बताएं, अगर 27 किलोमीटर के अंदर इलेक्शन कराने के लिए इसको टाइम चाहिए, जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है, नोटिफिकेशन इशू कर चुके हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या था, अगर आप समझते हैं आप नहीं कर सकते थे, आप अदालत आलिया में कह देते हम 3 दिन बाद कराना चाहते हैं। आप जो अदालत में ये कह रहे थे कि आपका गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, पहले जिसपे आपने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नोटिफिकेशन इशू किया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, अदालत ने कहा आपने अनहर्ड गुजारा है, उनको एक दफा सुन ले। आपने उनको सुना और आपने फैसला ही चेंज कर दिया। आपने कहा वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, अब 125 यूनियन काउंसिल्स हो जानी चाहिए। और उसके बाद अदालत में आके, और जब अदालत में केस होता है, आप भी गए होंगे, शाह साहब भी गए होंगे, क्या अदालत आपको ये कहती है कि आपने बाकी सारा काम बंद कर देना? इलेक्शन तो आपके हक में भी फैसला दे सकती है, आपके अगेंस्ट भी दे सकती है। आपने तो अपनी तैयारी हर वक्त मुकम्मल रखनी है। आप कैंडिडेट है, लेट सपोज आपने इलेक्शन लड़ना है,
आप मुझे बताएं, आपकी पहली दफा एक मिनट, आपकी इमरान खान साहब लड़ रहे थे, उनके कागजात नामजदगी पे इतराजात हो गए, उसके बाद उनके नीचे से रिजेक्ट हो गए, हम हाई कोर्ट में गए। क्या हम ये कहते हैं हाँ हमने हाई कोर्ट में चले गए, इमरान खान साहब तैयारी करना छोड़ दें? इलेक्शन जिसने लड़ना होता है, जो लड़ाना होता है, वो हर वक्त तैयार होते हैं। और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी सिर्फ एक है कि आपने इलेक्शन कराना है, और वो आप 27 किलोमीटर में नहीं करा पा रहे। आप इस सिंध में मुझे बताएं, कराची के अंदर 3 दफा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके हैं। क्या वहाँ बारिश जो कहते हैं वो आजकल तो नया आ गया, आसमान से हर वक्त सैलाब गिरता रहता है, वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते। हैदराबाद के 3 दफा कैंसिल हो चुके हैं, इस्लामाबाद के 3 दफा कैंसिल हो चुके हैं। आपको पता है जो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, आला अदलिया की जो सैलरीज हैं वो लेते हैं। आप इनके निकालें, आप इनके सारे एक्सपेंडिचर निकालेंगे। अमान साहब, अच्छा ये तो मेरे ख्याल है अब आपकी जो जोर देंगे अदालत पर, तौहीन अदालत का केस आप लड़ेंगे या फौरी इलेक्शन के 3, 4, 5 दिन में इलेक्शन करा दिए जाएं? आपकी तरजीह अव्वल क्या होगी? तरजीह उस पर तो फैसला आ चुका हुआ है ना जी। तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने इसको एक्सप्रेस ऑर्डर कहते हैं। एक वो लंबा फैसला होता है सर, गोल मटोल, एक होता है एक्सप्रेस फैसला, बड़ा पर्टिनेंट फैसला होता है। उन्होंने इसके अंदर स्ट्रेट फैसला ये किया है कि जो उनका नोटिफिकेशन था इंटीरियर मिनिस्ट्री का 125 यूनियन काउंसिल का, उसको सेटिसाइड कर दिया, और उन्होंने कहा आपके अपने इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक जो आपने 31 तारीख रखी हुई थी इलेक्शन कमीशन ने, उसके दिन आप उसके ऊपर इलेक्शन कराएं। इसके बाद तो बात ही खत्म हो गई, इलेक्शन का तो डिसीजन हो चुका हुआ है। हम तो इन्हें अदालत के गए हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जो दूसरों के ऊपर समझते हैं पूरे दुनिया, इनके खिलाफ हमेशा हत्के इज्जत हो जाती है, हमेशा इनकी इज्जत खराब हो जाती है, चाहिए जो मर्जी करते रहे, ये लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला लेते हैं। ये कोर्ट भी नहीं है, ये कमीशन है। अब इनके ऊपर तो इन्हें अदालत लगेगी। आला अदलिया का फैसला, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। जब अदलिया देखें, हमारा काम है एज ए लेजिस्लेटर, हमने लेजिस्लेशन करनी है, अदालत का काम है उसकी इंटरप्रिटेशन करना। अदालत ने उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी है, यू हैव टू फॉलो इट। अब ये नहीं हो सकता कि मेरे हक में फैसला है तो मैं मान लूं, मेरे अगेंस्ट है तो मैं ना मानूं। अच्छा अमान साहब, ये फरमाएं कि ये तो बल्दियाती इलेक्शन की बात हो गई, तफसील से हो गई, MQM मुत्तहद हो रही है, तमाम धड़े कोशिश कर रहे हैं, और तसूरी साहब जो गवर्नर हैं वो करवा रहे हैं। एक फवाद चौधरी साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया कि माजी में गुंडे इकट्ठे करके एक जमात बनाई गई, अब फिर उनको इकट्ठा किया जा रहा है, और मकसद एक सियासी जमात जो टूट फूट गई थी वो अगर इकट्ठी होती है और उनके कारकुन इकट्ठे काम करना चाहते हैं, एक तो आपको क्या एतराज़ है उस पर? और फिर माजी में ये आपके इत्तेहादी थे, उस वक्त ये गुंडे नहीं थे, खान साहब तो इनको नफीस लोग कहते थे। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते, खान साहब वाज द वन जिन्होंने पहली दफा चैलेंज किया था अल्ताफ हुसैन को। अगर आपको याद हो कि खान साहब के कराची एंट्री पे भी MQM ने पाबंदी लगा दी, और अगर आपको याद हो तो ये कोर्ट इंग्लैंड लेके गए थे खान साहब, और पहली दफा किसी ने अगर MQM को चैलेंज किया था, जब MQM को कोई भी चैलेंज नहीं करता था तो वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ। और इमरान खान उस जमाने से एक बात ये कहते हैं, मैं 13 साल भाई कराची रहा हूँ, मेरा मैट्रिक कराची से, वो हमेशा कहते थे कि माइनस अल्ताफ हुसैन MQM के लोग बहुत अच्छे हैं, नफीस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास की ये पार्टी है, ये नीचे मिडिल क्लास के लीडर्स को ऊपर लेके आते हैं। बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है कि MQM जुड़ जाए, हमें तो कोई इतराज ही नहीं है। सर मसला ये होता है, आप इसको कवर करते आ रहे हैं। MQM बनाई क्यों गई थी आपको उस वक्त पता है? जमात इस्लामी कराची, अगर जमात इस्लामी ने किसी शहर को किसी तरह कभी रूल किया तो वो कराची था, चाहे वो उसके बाद वो नेमतुल्लाह साहब इनके मेयर बने, या उससे पहले 60s में आप देख रहे तो जमात इस्लामी कराची में बहुत ज्यादा रूल करती होती। उसको तो खत्म करने के लिए MQM बनाई गई, और किसी हद तक पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए MQM बनाई गई। और अब MQM जब अपनी राय रास्त पे आ रही है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? वो कहते थे कामरान तसूरी साहब इनको एग्री करा रहे हैं। अगर आपको याद हो, कामरान तसूरी वो आदमी है जिसकी वजह से फारूक सत्तार को पार्टी से निकाला गया था, क्योंकि फारूक सत्तार कामरान तसूरी को लगाना चाह रहा था। अभी आप क्लिप्स उठा के देख लें, वसीम अख्तर के, खालिद मकबूल सिद्दीकी के, और इनके जो बाकी रहनुमा उनके अभी क्लिप्स निकाल के देख लें कि फारूक सत्तार उसकी चमक से चमत्कार हो गया उनका। और वो क्या हुआ एकदम कि वो एकदम एक साथ होने लग गए,
वो हमारे बड़े अच्छे से भाई हैं जो दुबई से आए थे। सही है। और अच्छा अवान साहब, ये हमारे लिए कोई नई चीजें तो नहीं है ना सर। एक तो ये बताइए, अभी आप माइनस अल्ताफ की बात कर रहे थे, तो आजकल माइनस इमरान का भी बड़ा जिक्र हो रहा है। ये और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकातें होती हैं, उनको खुद भी लगता है कि उनको नाअहल किया जा सकता है। ये क्या सिनेरियो बनेगा इसके बाद? और दूसरा जो आज बिलावल साहब ने कहा है, राना सनाउल्लाह साहब जो कल कह रहे थे कि जी दहशतगर्दी के खतरात हैं, तो बिलावल ने कहा है कि दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार इमरान खान है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और उनकी पॉलिसीज़ और सब चीज़ें और उनकी नाकामियाँ, तो ये दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार तो इमरान खान है। तो देखें, बिलावल भुट्टो साहब को तो ज़मीनी हक़ाइक़ का पता ही नहीं, उनको पर्चा दे दिया जाता है और वो उठ के तकरीर कर देते हैं। उनसे अगर आप पूछ लेंगे केपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, केपी का बॉर्डर किससे कौन कौन से दुनिया के नेशनल बॉर्डर्स के साथ मिलता है, तो शायद उनको ये पता ही ना हो। पाकिस्तान का हमेशा एक इशू रहा है और इमरान खान के दौर में ये दहशतगर्दी कम हुई थी। आप देखिए, जब 9/11 होता है और 9/11 के बाद ये सारी पार्टीज कहती हैं ये हमारी जंग है, सिर्फ इमरान खान था वो जो कहता था ये हमारी जंग नहीं है। 9/11 के अंदर ना कोई अफगानी इन्वॉल्व था, ना कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व था, और अफगानिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई। आर्मिटेज अपनी किताब के अंदर लिखता है कि हमने 12 पॉइंट्स थे जिसमें हमने शरफ को कहा कि इनमें से वो 6 मान जाएगा और हमें अफगानिस्तान के ऊपर पूरा अटैक लॉन्च करना है। तो हमें बड़ी एक गुड वन मॉर्निंग पता चला कि मुशर्रफ सारी बातें मान गया। हमने उनको फौजी अड्डे दे दिए, हमने उनको असिस्ट करना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान पे भरपूर अटैक हो गया। पाकिस्तान की इकॉनमी को $150 अरब का नुकसान पहुंचा, 80,000 पाकिस्तानी मुसलमान शहीद हुए। और अफगानिस्तान क्या समझता है? देखें, जब आपके मुल्क के ऊपर लेट सपोज हमारा कोई बॉर्डरिंग मुल्क है, उसके ऊपर से हमारे उसकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो तो हम उसे कोलैबोरेटर समझेंगे, हम समझेंगे ये भी उनके साथ शामिल है। आपको याद होगा कि जब नाटो फोर्सेस ने टर्की से मांगी थी फजाई अड्डे तो उन्होंने मना कर दिया था ऑन फर्स्ट नोट। इसी तरह अफगानिस्तान के इमरान खान के दौर में जब इमरान खान को कहा गया तो आपको बात है एब्सोल्यूट नॉट और एब्सोल्युटली नॉट कहा खान साहब ने। और क्यों कहा नो मोर, क्यों कहा उन्होंने कहा हम पीस में आपके साथ हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि हम उस तरह का रोल प्ले करें जैसे आप पहले करते रहे कि हमारे मुल्क के अंदर भी ड्रोन अटैक होते रहे, इधर से ड्रोन उड़े, दूसरे अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले करें और वो लोग ये समझे कि वो पाकिस्तान भी उनका साथी है और वो पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी करें, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो हुआ क्या इन द एंड कि जब हमने पीस की बात की, अफगान नेटो फोर्सेस को यहाँ से जाना पड़ा, हमने उनको असिस्ट किया, वो यहाँ से चले गए, पाकिस्तान में अमन हो गया। अब जब आप ये कह रहे हैं कि आप दोबारा वो काम करना चाहते हैं तो सर ये तो सरासर पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। कभी हम जहाज फीस भी लेना के नाम पे अब तबाही फेर देते हैं पाकिस्तान को, कल्चर यहाँ आ जाता है, हेलवन कल्चर यहाँ आ जाता है, तबाही फिर जाती है, फिर हम मॉडरेट पाकिस्तान के नाम पे जॉब बहुत देते हैं। शुक्रिया अली नवाज अवान साहब, हमें एक ब्रेक पर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपसे बात हुई, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इरशाद आरिफ साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें जो पूरा अगर फैसला हम देखें जिस बुनियाद पर खड़ा है, वो बुनियाद ये है कि अगर एक दफ़ा इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो उसके बाद डीलिमिटेशन नहीं हो सकती। अब 6 महीने पहले जब हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद को बढ़ाकर 101 किया था, तो उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद और इलेक्शन के इनेकाद से 10 दिन पहले ये कहा गया कि इसकी तादाद को बढ़ाकर दोबारा 124 कर दिया जाए। तो कोर्ट रूम के अंदर जो डिस्कशन होती रही है वो ये कि ये डीलिमिटेशन अब शेड्यूल जारी होने के बाद नहीं हो सकती। अब इस पर तो कोई आर्गूमेंट हुकूमत की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से है ही नहीं। आर्गूमेंट तो सारा ये हो रहा है कि हमें चाहिए 2-4 दिन चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि 2-4 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे? अच्छा असद साहब, असल में प्रॉब्लम है जो इब्तिदा में मैंने की है, हमारे यहाँ सिर्फ ये मौजूदा हुकूमत इत्तेहाद का इशू नहीं है। हमारे यहाँ सियासी जमातें चूँकि निचली सतह पर मुनज़्ज़म नहीं हैं और सियासी जमात के कारकुन की कोई मुअस्सिर आवाज़ नहीं है और वो ये समझते नहीं, अभी तक सियासी जमातें जो हैं वो शख्सियात के शहर से निकल नहीं सकी। वो समझते नहीं हैं कि अगर सियासी जमातें
निचली सतह पर मुनज़्ज़म ना हों तो वो सियासी जमात नहीं कहलाती, अगर उसमें जमहूरियत ना हो तो वो ख़ुद सियासी जमात नहीं रहती, वो ख़ानदानी पार्टी बन जाती है। और इसी तरह मुल्क में अगर बल्दियाती इंतखाबात ना हों तो पार्लियामेंट या जमहूरियत कभी मजबूत हो ही नहीं सकती। और ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया रहा है। जो मैंने बात कर रहा था अमान साहब से कि आपने KPK में इलेक्शन कराए और आपको फ़ायदा हुआ उसका, लेकिन पंजाब में किसी न किसी बहाने से आप उसको टालते रहे। ये तहरीक इंसाफ जिसको फ़ख्र था कि उसने KPK में इलेक्शन कराया, अब वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पर फ़ख्र कर रहे हैं। आपके ख्याल में पंजाब में क्यों टालते रहे? जी, उसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे जो इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है एक, वो कहते हैं जी अब ये पिटीशन में उन्होंने कहा है कि ये एक आइनी इदारा है, ये कोई एग्जेक्टिव इंतज़ामी इदारा नहीं है जिसको डिक्टेशन दे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सवाल ये है कि ये कैसा आइनी इदारा है कि हुकूमत ने उसको रोका कि आपने इलेक्शन नहीं कराने और वो रुक गया। भाई आपका अपना ही डिसीजन था, आप हुकूमत के पहले फैसले जो थे या उनकी रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर रहे थे, फिर अचानक आपने उसको मान लिया। तो इसका मतलब है कि आपकी इंतजामी से भी कम सतह की हैसियत हो गई। आप फैसला करें कौम के मफाद में, जमहूरियत के मफाद में, अपने जो आइनी दायरा कार है उसके अंदर रहते हुए, ना ये कि हुकूमत की क्या ख्वाहिश है और हुकूमत क्या चाहती है। भाई हुकूमत तो अगर चाहेगी कि अगले 2 साल तक इलेक्शन ना हो तो आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे। जिस तरह राना साहब करें 6 महीने और चाहिए, भी क्यों चाहिए? जब एक कोर्ट का फैसला आ चुका है कि आपने इलेक्शन कराने हैं, ये 4, 5, 6 दिन की तो अब हम मान लेते हैं कि चलो जी एक ज़रूरत हो गई, लेकिन 6 महीने का अल्तवा क्या मतलब है? तो सियासी जमातें भी इस मामले में फेयर नहीं हैं, और जो हमारे इदारे हैं इलेक्शन कमीशन जैसे, तो वो भी ये नहीं चाहते कि वो अपना आइनी किरदार अदा करें या जमहूरियत को मजबूत करें। वो भी बस देखते हैं कि शाह की मर्ज़ी क्या है और शाह की वफादारी किस तरह हो सकती है। सही है। इरशाद साहब, एक तो ये है कि मैं ये कहता कि जब हुकूमत ने 10 दिन पहले कहा इलेक्शन कमीशन से कि आप डिलिमिटेशन कराएं और तादाद बढ़ा के 24 कर दें, तो खुद इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया था और कहा था कि यह आईनी तौर पर मुमकिन नहीं है जो आप कह रहे हैं। लेकिन 2-4 दिन गुजरने के बाद 27 तारीख को इलेक्शन शेड्यूल खुद फिर ये मुतालबा इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मान भी गई। और अभी जब अदालत में ये डिबेट हो रही थी, आर्गूमेंट दिए जा रहे थे, तो इसमें इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने अदालत से दरखास्त की कि हमें सिर्फ 5 से 7 दिन चाहिए, आप 5 से 7 दिन हमें दे दें। 6 महीने की बात तो वहां भी डिस्कस नहीं हुई। नहीं, असल में देखें ना, जब इमरान खान साहब या जो दूसरे मुखालिफिन होते हैं या अपोजिशन लीडर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये इदारा किसी का गुमाश्ता बना हुआ है या किसी की मर्ज़ी पर चल रहा है या वो एक पॉलिटिकल विंग बना हुआ है, तो आप अपने इक़दाम से, आप अपने फ़ैसले से, आप अमल से उसकी तस्दीक कर देते हैं, तायद कर देते हैं। आप पर इल्ज़ाम ही ये लग रहा है इलेक्शन कमीशन पे कि अपनी मर्ज़ी से वो फैसले नहीं करता। इस मामले में आप अपने मौक़िफ़ से भी पीछे हट के फैसिलिटेट कर रहे हैं हुकूमत को। अब हुकूमत के जो मामलात हैं या सियासी ज़रूरतें हैं वो तो अपनी जगह पे होंगी, लेकिन आपका काम जो है वो तो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपको जो मुतय्यन दायरा कार है और अवाम के मफाद में आपने फ़ैसला करना है, अवाम के मफाद में, जमहूरियत के मफाद में, ना ये कि किसी हुक्मरान की क्या ख्वाहिश हो सकती है। आपने तैयारी आपको मुकम्मल होनी चाहिए थी। अगर चलो हम मान लेते हैं कि जी कल शाम को फ़ैसला आया, आप आज नहीं करा सके, तो अब आपका मौक़िफ़ यही होना चाहिए, हुकूमत का मौक़िफ़ जो भी हो, कि जी ठीक है हमें 3 दिन दे दें, 4 दे दें, ताकि आप पर यह इल्ज़ाम ना आए कि जी आप किसी की मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इलेक्शन कमीशन की तो ज़िम्मेदारी ही ये है कि वो हर वक्त बल्दियाती इंतखाबात के लिए, सूबाई इंतखाबात के लिए, कौमी इंतखाबात के लिए तैयार रहे और आइन में, कानून में जो मुद्दत दी गई है उसको वो फॉलो करे। कोई भी आसमान गिरे या ज़मीन फटे, कोई बहाना जो है वो अपने सामने रुकावट ना बनने दे, ताकि उसका वो इदारा इस तरह मजबूत होगा, अवाम का एतमाद बहाल होगा और उसके नतीजे में किसी सियासी शख्सियत को या सियासी गिरोह को प्रोपेगेंडा करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब भी मेरे ख्याल है उनके लिए रास्ता यही है कि अगले हफ्ते में वो इलेक्शन करवा दें।
बिल्कुल ठीक है। चलें इस पर हम मजीद बात करते हैं, अभी शायद थोड़ी देर में हमें कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन कर लेंगे शाह साहब, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसी दौरान दो तीन चीज़ें ज़रा और डिस्कस कर लें। एक ये हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है जनरल इलेक्शंस भी आने हैं और एक तरफ कोशिशें हो रही हैं कि इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट कर दिया जाए, कहीं ना कहीं से वो नाअहल हो जाएं, किसी अदालत से हो जाएं, इलेक्शन कमीशन से हो जाएं, कहीं ना कहीं से। और ख़ुद इमरान खान से जब हमारी मुलाकातें होती हैं, आपकी मुलाकात होती है, हमारी मुलाकात होती है, तो उनसे ये बात डिस्कस होती है और उससे इमरान खान के जवाबात से, गुफ्तगू से लगता है कि उन्हें भी लगता है कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा। तो ये माइनस इमरान खान कितना ज़रूरी हो गया है सर पाकिस्तान में सियासत के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मर्जी से चलाने के लिए? प्रॉब्लम ये है कि हम माजी से सबक नहीं सीखते और हम मुस्तकबिल की नक्शा कशी जो है अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करते हैं, अपनी ज़ाती मफादात के तहत करते हैं, ना कौमी मफाद को देखते हैं ना ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं। देखें, अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस करने की तमाम कोशिशें उस वक्त तक नाकाम होती रहीं जब तक उन्होंने ख़ुद गलती नहीं की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके अपने आप को कराची के लोगों के लिए और अपनी पार्टी के लिए नाकाबिल कबूल नहीं बनाया। जब वो नाकाबिल कबूल हो गए तो किसी को ये कहने की ज़रूरत ना पड़ी कि जी अब ये माइनस हो गया है। आपने इससे पहले हम तो 80s से कम से कम मैंने सहाफ़त जब से शुरू की 80s से -1, -2, -3, -1 के देख रहे हैं। कोई फ़ायदा हुआ है उसका? पीपल्स बेनज़ीर भुट्टो को माइनस करने की कोशिशें हुई, लेकिन वो हर दफ़ा बड़े ज़ोरदार तरीके से इक़्तिदार में वापस आती रहीं और पीपल्स पार्टी उस दिन कमज़ोर हुई जब ज़रदारी साहब ने उसको कमज़ोर करना चाहा या उनके बाज़ इक़दामात की वजह से वो आवाम के दिलों से जो है ओझल हुई, तो उसके बाद वो एक सूबे की पार्टी बन के रहेगी। लेकिन जो कोशिशें हुई पीपल्स पार्टी को महदूद करने की, खा वो ज़िया-उल हक़ के दौर में हुई या बाद के अदवार में हुई, कोई भी कामयाब नहीं हुई। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का हमारे सामने है कि अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की पर्सन है मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद में, इक़्तिदार उनको पेश किया गया है, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका? अब इस वक्त इमरान खान साहब की जो हैं उनकी गलतियां एक तरफ, उनकी कमज़ोरियां एक तरफ, उनका गवर्नेंस जो है एक तरफ, लेकिन इस मुल्क को जो फ़ैसले होने हैं अवाम के लिए होने हैं। अवाम अगर चाहते हैं किसी को कि वो सियासत में रहे, वो वोट का हकदार है, तो फिर हम आप कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले? इसी वजह से तो ये हमारे यहाँ माजी में जो भी ये हुए इक़दामात हुए उसका कोई फ़ायदा मुल्क को पहुँचा? ज़िवाल ही आया ना। हर फैसले के बाद मज़ीद ज़िवाल आगे बढ़ा है, तो इसका मतलब है फ़ैसले गलत थे। फ़ैसलों के नताइज से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये फ़ैसला दुरुस्त है या गलत है। अभी ये मार्च में जो तब्दीली आई अप्रैल में, उसके फैसले के नतीजे से कुछ पता चला। साहब ने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आकर कंवर दिलशाद साहब से इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो एक नुक्ता ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा कि एक इलेक्शन शेड्यूल जब जारी हो जाए, उसके बाद अगर कोई इस्लामाबाद का एडमिनिस्ट्रेटर कहे कि जी अब हल्का बंदियां नहीं कर दी जाएं और यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी जाएं और 10 दिन में इलेक्शंस हों, तो क्या आईनी तौर पर यह मुमकिन है इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाने के बाद? जनाब, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी अपने तमाम इख्तियारात को सामने रखते हुए बाद अहम फैसले भी किए, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आप वजारत दाखिला से और वफाकी हुकूमत से भी सवाल करना चाहिए कि जब इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इलेक्शन का मुकम्मल तैयारी कर ली, तो उसके 11 दिन पहले वजारत दाखिला की तरफ से एक नोटिफिकेशन आना, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान से मशावरत भी ना करना, ऑन बोर्ड भी ना करना, और ये भी मालूम हो रहा है कि 31 दिसंबर को इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपने एकदम नोटिफिकेशन में ये कहा कि 101 यूनियन काउंसिल से बढ़ाकर 125 कर दी, तो आपने किस बुनियाद पर 125 की? अभी तो पॉपुलेशन की तो रिपोर्ट नहीं आई, अभी तो डिजिटल सेंसस की रिपोर्ट तो नहीं आई, वो शुरू ही नहीं हुई, अभी तो ट्रेनिंग भी नहीं हुई उनकी। लेकिन उस साथ साथ वो जो 2017 की जो पॉपुलेशन थी
उसकी बुनियाद पर तो इलेक्शन कमीशन ने 101 यूनियन काउंसिल बना दी, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तस्लीम कर दिया था, जस्टिस अतरुल्लाह साहब थे उस वक्त। ये सारी बातें मुकम्मल थी, फिर शेड्यूल जारी हो गया, ट्रेनिंग होगी, 1000 पोलिंग स्टेशन मुकम्मल हो गया, 13,000 का अमला मुकर्रर हो गया। तो अपने अचानक 11 दिन पहले आपने कहा कि नहीं जी 125 यूनियन काउंसिल होंगी, इसको आप मुलतवी कर दें। इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया वज़ारत दाखिला ने। तो आपने हुक्म किस कानून के तहत हुक्म जारी किया जी? तो ये भी एक बात कानून के जद में आते हैं। उन्होंने आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की, वज़ारत दाखिला ने भी, वफाकी कैबिनेट ने भी, और आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी भी की। तो ये खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया, नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। अब यहाँ एक और छोटा सी अबहाम पैदा हो गया कि वो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो किसी साहब ने जो दरखास्त गुजार होते हैं, जगह जगह मिल जाते हैं मुंशी टाइप, तो उन्होंने जो दरखास्त गुजार ने ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने फैसले के खिलाफ दरखास्त भिजवा दी। तो उस वक्त की इलेक्शन, उस वक्त मौजूदा जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 21 दिसंबर के ऑर्डर को कारदम करार दे दिया। यहाँ से अब हम पैदा हो गया, जो कारदम कर दिया तो इलेक्शन कमीशन रिलैक्स हो गया, खत्म की बात करिए तो कारदम करार दे दिया। और इसके साथ ही वो पार्लियामेंट में बिल पेश हो गया कि भी आपने 101 से 125 और मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन बड़ा रास्त। वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने सबरी वापस भेज दी, दस्तखतें किए बिल के ऊपर, तो कानून तो नहीं बन सका। जब कानून नहीं बन सका तो फिर उस वक्त हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि जनाब 27 दिसंबर को कि आप जितने स्टेक होल्डर हैं उनकी मीटिंग करें। तो हमारा अदब से ये सवाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि आपने जरगा क्यों बिठा दिया, जब इलेक्शन कमीशन तो 31 दिसंबर को इलेक्शन करवा रहे हैं और तमाम तैयारी मुकम्मल होगी। आपने कहा जी एक पंचायत की शक्ल में बैठ जाएं और फैसला करें कि इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वहाँ ज़ाहिर अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए, उन्होंने कहा जी हमारा कानून बन गया है और बिल पे सदर साहब नहीं करेंगे तो 1 हफ्ते के बाद ये ऑटोमेटिकली बिल पास हो जाएगा। तो ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उसको अपना ज़ाहिर है उन्होंने हुक्म आ दिया कि ये इलेक्शन नहीं हो सकते, अभी फिलहाल हम नहीं करवाएंगे, 125 करेंगे। अब ये सवाल ये हो गया कि कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अचानक ऑर्डर कर दिया और ठीक ऑर्डर किया, बल्दियाती सिस्टम को बचा लिया कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उन्होंने हुक्म जारी किया कि आप 31 तारीख को इंतखाब करवा दें। तो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त की उनके एडिशनल सेक्रेटरी ने कि जनाब हमें 7 दिन का वक्फा दे दिया जाए, मौका दिया जाए, और 7 दिन का मौका तो नहीं मिला। और उनका नहीं जी आप 31 दिसंबर को करवाएं। तो फिर वज़ारत दाखिला ने कहा जी हम तो सिक्योरिटी आपको नहीं दे सकते। चीफ कमिश्नर ने कहा जी हम तो स्टाफ चला गया, हम स्टाफ इकट्ठा नहीं कर सकते। कंवर साहब, तो ये एक बदमज़गी पैदा हो गई, कंवर साहब बदमज़गी में ये सब स्टेक होल्डर में वज़ारत दाखिला, काबीना, ये सब शामिल है। बिला वजह उन्होंने बदमज़गी पैदा की है। 31 दिसंबर को आप इलेक्शन करवा लेते और इसके बाद जो आपने 125 कर रही थी, 325 कर रही थी, वो बाद में नेक्स्ट इलेक्शन होता उसमें कर लेते। बदमज़गी। कंवर साहब आपको आवाज आ रही है? माफ कता कलामी माफ। तो ये तो सारी जो है वज़ारत दाखिला की है जी, ये हमारा पॉइंट है जी। अच्छा कंवर साहब ये फरमाएं कि अब वो इलेक्शन नहीं हुए, अदालती हुक्म की तामील नहीं हुई, हुक्म अदूली हो चुकी, अब आपके नुक्ते नज़र से ये इलेक्शन कमीशन की महज कोताही है या उन्होंने जानबूझकर तौहीन अदालत की है? तौहीन जनाब साहब आप माशाल्लाह पाकिस्तान के सीजन जर्नलिस्ट भी है, हमारे उस्ताद भी हैं, तो मैं आपसे ये करूं कि ये तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन पर नहीं लग सकती। अच्छा, वो इसलिए लग सकती कि इलेक्शन कमीशन का स्टेटस वही है जो हाई कोर्ट के बराबर है। और बाद हमारे साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, 3-4 दोस्त हमारे, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि आप उनको बताएं टीवी चैनल पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं ले सकती, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले सकती है क्योंकि उनका स्टेटस बराबर है। तो अब ये कहना कि जी इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत लग जाएगी, ये नामुमकिन है। चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, आइन के आर्टिकल 213 के तहत। तो ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है, लेकिन बहरहाल बदमज़गी पैदा होगी, हुक्म जारी कर सकती है कि भी आप इसको आपके ख्याल में कंवर शाह साहब, आपके ख्याल में जो फैसला आया है इस पर जो डिबेट हो रही है कि जी ये कुछ लोग कह रहे हैं कि इम्प्रैक्टिकल था, इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता था। जी कंवर साहब
सही है जनाब। कंवर साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या आपके ख्याल में ये वाकई इस पर इलेक्शन कमीशन के लिए अमल दरामद मुमकिन नहीं था, या इलेक्शन कमीशन की तो तैयारी होनी ही चाहिए थी, क्योंकि उनको पता था कि अदालत में मामला है, अदालत से दोनों तरह का फैसला आ सकता है, और अगर ये फैसला आया कि नहीं आप उसमें जाएं तो उनको इलेक्शन कराना चाहिए था? नहीं, इसमें मैं देखने बात यह है, ठीक है तैयारी हो गई है। अगर उस वक्त कल अगर रात को सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सारा स्टाफ इकट्ठा कर देता तो आज इलेक्शन हो जाती। उन्होंने कहा जी हम तो इकट्ठा नहीं कर सकते। इसके साथ जो हमारे एक नई रवायत चली आ रही है 40-50 साल से, जी सिक्योरिटी रेट है। मैंने कल कहा सनाउल्लाह साहब को, कौन सी सिक्योरिटी रेट है? अभी 6000 गाड़ी बड़ी पहुंच गई है, वहां तो कोई सिक्योरिटी रेट आपको चंद एक गाड़ी आ गई, एक टैक्सी ड्राइवर ने वाक्य हो गया, आपने सिक्योरिटी रिस्की कर दिया पूरा इस्लामाबाद में। तो ये सारी बातें तो बराए नाम होती है, लेकिन बहरहाल ये हमारी अगर इंतजामिया इलेक्शन कमीशन तावन करती तो आज 31 दिसंबर को इंतखाबात हो जाते। लेकिन इंतजामिया ने हाथ उठा दी कि हम नहीं आपका तावन नहीं कर सकते, रेंजर नहीं आ सकती, पुलिस नहीं आ सकती, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अमला इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से ये बदगी मसला पैदा हो गया। रात भर अगर सारा तैयार था, बैलेट पेपर छपे हुए हैं, सारा सामान मुकम्मल है, स्टोर में रखा हुआ है, घर वहीं 25 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, उनको सामान पहुंचाने में क्या मुश्किल पेश आनी थी अगर इंतजामिया खड़ी हो जाती। कंवर साहब आखिरी सवाल, ज़रा टाइम कम है, ये बताएं कि जब उसका स्टेटस इलेक्शन कमीशन का अदालत का है तो वो हुक्म जारी नहीं कर सकती थी वफाकी हुकूमत को कि जी आप हर सूरत हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, आप अमला फराहम करें, आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, अदालत को बहुत अहम फैसला करेगी। अदालत खामोश नहीं बैठना। अदालत ने इंट्रा जो कोर्ट दिया, इंट्रा कोर्ट की बजाय हमें ये दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन के लोगों दोस्तों से कि आप इसको डिवीजन बेंच या लार्जर बेंच की दरख्वास्त दें। इंट्रा कोर्ट की अपील करने में तो आप केस हार जाएंगे, इसलिए लेकिन बहरहाल चले आप इंट्रा कोर्ट अपील चली गई है तो वहाँ फैसला कर देंगे जनाब, एक हफ्ते आप इंतखाब करवा दें, वो जवाब तलबी कर लेंगे। सही है, बिल्कुल सही है। अब इंट्रा कोर्ट अपील में होगा कि इलेक्शन कब होने। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शाहिद साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।